1935 में मुसलमानों ने फ़लस्तीन को फ़तह किया और जब मुसलमानों ने फ़लस्तीन को फ़तह किया तो वहाँ पर हुकूमत थी ईसाइयों की, क्रिश्चियन की। रोनाल्डो उस वक्त बादशाह का नाम था, तो उन्होंने मुसलमानों के हवाले पूरा शहर कर दिया और एक शर्त लगाई मुआहदा में मुसलमानों के खलीफा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को उसने बुलाया कि वो आएंगे तब हम हवाले करेंगे। तो बुला करके उन्होंने कहा कि आप यहूदियों को यहाँ कभी नहीं आने देंगे, जो उसको कदम नहीं रखने देंगे। मुसलमानों के खलीफा ने कहा, ईसाई चाहते जी जी, स्पेन से बुरी तरह भगाया गया। हालांकि स्पेन में यहूदी बहुत खुशहाल हुए थे मुसलमानों की हुकूमत में। लड़ाई जो रही है ना पावर के लिए, इस्लाम में या ईसाइयत में रही है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने ख़ुद को पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की, मुसलमानों ने भी कोशिश की है कि ये सुपर, जैसे रोमन एम्पायर के ज़माने में सुपर पावर, फिर बाज़नती नहीं आया, फिर मुसलमानों का एक दौर रहा 1000 साल का जो सुपर पावर बनकर रहे हैं, फिर ब्रिटिश एम्पायर ने पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की। तो लड़ाई अभी भी इन्हीं दोनों के दरमियान में है। यहाँ जो रहने वाले मुसलमान थे ना, 1 करोड़ फ़लस्तीनी अभी माइग्रेटेड है, मतलब कुछ अमेरिका में, दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में वो रह रहे हैं, चूँकि उनके घर को छीन लिया गया, उनकी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो है नहीं, अभी तक जो हमले हुए उसमें 14 हॉस्पिटल पर ऑलरेडी इजराइल ने हमला कर रखा है। ये हमला भी हॉस्पिटल पर इजराइल ने किया था, लेकिन चूंकि इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा हलाकत हो गई, बैक वक्त 500 फिर 1000 लोगों के मरने की खबर आती है, तो इजराइल को लगा कि कहीं एक बहाना ना मिल जाए। अभी तक हम मास पर चढ़े हुए थे, पूरी दुनिया उनका साथ दे रही थी। फ़लस्तीन जगह है, वहाँ पर बहुत पहले यहूदी यकीनन होते थे। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 500 साल पहले 578 कबल मसीह में एक बादशाह था जिसका नाम था बख्तो नसर। उसने पूरे वहाँ पर हमला किया और तमाम यहूदियों को उसने गिरफ़्तार करके कैदी बना लिया, ग़ुलाम बना लिया, उनसे खाली करा लिया। उनका जो टेम्पल माउंट था यहूदियों का, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। फिर ईरान के बादशाह ने 300 साल ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले उसको दोबारा हमला करके यहूदियों को आज़ाद करा दिया। यहूदियों को आने का मौका मिला, उन्होंने अपना टेम्पल माउंट बनाया। फिर रोमन एम्पायर ने 63 कबल मसीह में दोबारा से हमला करके यहूदियों को गिरफ़्तार कर लिया, कैदी बना लिया, ग़ुलाम बना लिया, उनसे घटिया काम कराने पर मजबूर किया और उनके टेम्पल माउंट को दोबारा रोमन एम्पायर ने तबाह कर दिया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत होती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो आए थे, जो जिनको जीसस कहते हैं, जो ये ईसाइयों के नबी है, प्रोफेट, हम भी उनको प्रोफेट मानते हैं, तो उनको यहूदियों ने कत्ल कर दिया। उनके ख़ानदान में आए थे उनकी रहबरी के लिए, जी हाँ, यरूशलेम के लिए। तो उनको खुद यहूदियों ने, जूस ने उनको कत्ल कर दिया। उसके बाद फिर रोमन एम्पायर वाले भी तकरीबन सारे के सारे वो जूस को उन्होंने, ईसा अलैहिस्सलाम को, जीसस को उन्होंने अपनाया, उनको फॉलो किया। तो फिर उन्होंने भी यहूदियों का कत्लेआम किया, बार बार उनको भगाया। फिर एक दौर आया कि कहा जाता है कि 70 मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के 70-80 साल बाद जो रोमन एम्पायर थी, फिर बाद उन्होंने यहूदियों का कत्लेआम किया, उनको वहाँ से भगा दिया, ग़ुलाम बना लिया, अलग अलग मुल्कों में भेज दिया और टैक्स लगा दिया कि किसी भी यहूदी को वहाँ करके पूजा करने की, इबादत करने का हक़ नहीं होगा। उनके टेम्पल माउंट को बनाने पर, उन्होंने जो मरकज़ी टेम्पल माउंट था उसको बनाने पर उन्होंने रोक लगा दिया, उसके तमाम मलबे को ख़त्म कर दिया। फिर इधर उधर यहूदियों ने बनाया, साल में 1 मरतबा आकर के इबादत कर सकते थे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ईसाइयों का था, कई मरतबा हुआ 300 मसीह में, यानी ईसाई, यहूदी और इस्लाम मानने वाले तीनों के लिए वो इम्पोर्टेंट स्पेस है। बिल्कुल, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट स्पेस है और तीनों का कहीं ना कहीं एक जगह जाकर के सिर्फ मिल जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम भी नबी मानते हैं, जूस भी मानते हैं और क्रिश्चियन भी मानते हैं। तो ये सब लोग मानते हैं, नबी उनको मानते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी मानते हैं। अब इस्लाम में एक रूल क्या है कि जो एक नबी है, जब उन नबी की वफ़ात हो जाएगी, फिर कोई दूसरा नबी आएगा तो उस नबी के, ये बताइए, जैसे हम लोग अभी जो मोटा मोटी जान रहे हैं कि जब हिटलर ने यहूदियों को प्रताड़ित शुरू किया तो फ़िलिस्तीन ने उनको जगह दी, जी, जिसको इजराइल कहते हैं। देखिए वो तारीख़ क्या है कि मतलब मैं वही शुरू से बता रहा था कि उसको भगा दिया। उसके बाद फिर 635 ईस्वी में, है ना, 635 में मुसलमानों ने फ़लस्तीन को फ़तह किया और जब मुसलमानों ने फ़लस्तीन को फ़तह किया तो वहाँ पर हुकूमत थी ईसाइयों की, क्रिश्चियन की। रोनाल्डो उस वक्त बादशाह का नाम था, तो उन्होंने मुसलमानों के हवाले पूरा शहर कर दिया और एक शर्त लगाई मुआहदा में मुसलमानों के खलीफा उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को उसने बुलाया कि वो आएंगे तब हम हवाले करेंगे। तो बुला करके उन्होंने कहा कि आप यहूदियों को यहाँ कभी नहीं आने देंगे, जो उसको कदम नहीं रखने देंगे। मुसलमानों के खलीफा ने कहा, ईसाई चाहते हैं, जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस जगह है, उनका टेम्पल माउंट
है तो यकीनन उनको यहाँ आने की इजाज़त होगी। आप लोगों ने उस पर टैक्स लगाया, उनके पूजा करने पर, इबादत करने पर, ये गलत था। और उनको रहने की भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला ने इजाज़त दी। 70-80 जूस के घर बने उस वक्त वहाँ, तो ये पूरी तारीख़ है। उसके बाद फिर बीच में 88 साल के लिए क्रिश्चियन ने उस पर कब्ज़ा कर लिया, फिर मुसलमानों का हो गया। अब हुआ क्या कि 18वीं सदी के आखिर में, 19वीं सदी के आगाज़ में कह लीजिए कि यहूदियों को दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से भगाया जा रहा था। जर्मनी में कत्लेआम हुआ, फ्रांस उनको भगाया गया, स्पेन से बुरी तरह भगाया गया। हालांकि स्पेन में यहूदी बहुत खुशहाल हुए थे मुसलमानों की हुकूमत में। तो जब पूरी दुनिया से भगाया जा रहा था तो डेविड हर्जल नाम का एक यहूदी था, जो बाबा रियासत इज़राइल का बाबा कहलाता है, रूहानी, लिक्विड पार्टी के स्थापना। जी, डेविड हर्जल। तो उसने एक आलमी सहयूनी कांग्रेस बुलाई स्विट्ज़रलैंड में 1897 में, और उसने कहा कि हम यहूदियों का भी एक मुल्क होना चाहिए। तो पहले उसने ओटोमन एम्पायर से आकर के रब्ता किया और कहा कि ओटोमन एम्पायर हमें फ़लस्तीन में एक जगह दे, हम वहाँ अपना मुल्क बसाना चाहते हैं। तो ओटोमन एम्पायर के उस वक्त के जो बादशाह थे सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि आपको हम वहाँ अपना मुल्क बनाने नहीं देंगे, आप लोगों पर जुल्म हो रहा है जर्मनी में, रूस में, फ्रांस में, हम अपने मुल्कों में अलग अलग जगहों पर आपको बसा रहे हैं। तो उन्होंने अलग अलग जगहों पर यहूदियों को बसाया ओटोमन एम्पायर ने। अब क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई तो उसमें जो सरमाया लगा, तो यहूदियों ने अमेरिका के को भी बहुत उसमें पैसे से मदद की, ब्रिटिश को मदद की, इवन जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी उसमें भी इनका बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ था यहूदियों का। ये बैंकिंग सिस्टम अपने हाथ में इन्होंने ले लिया था। तो इन लोगों ने कहा कि हम आपको पैसे से मदद कर रहे हैं, लेकिन आपको बदले में हमें फ़लस्तीन में एक स्टेट बना करके देना होगा। तो ब्रिटिश एम्पायर ने वादा किया यहूदियों से, जूस से, कि आप हमें सरमाया दीजिए, पैसा दीजिए, हम आपको वहाँ एक स्टेट बना। मुझे थोड़ा मोटा मोटी समझ, जैसे क्रिश्चियन के लिए ईसा मसीह थे वहाँ जेरूसलम में, मुस्लिम के लिए जो वो मस्जिद है, क्या नाम है उसका, मस्जिद अक्सा है, और जो ये यहूदी हैं उनका क्या है वहाँ? हाँ, यहूदी जो है ना बहुत पुराने, सबसे पुरानी कौम है। हम मुसलमानों में, क्रिश्चियन में सबसे पुरानी कौम है। तो यहूदियों के एक नबी थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उन्होंने वहाँ पर एक टेम्पल माउंट बनाया था जिसको हैकल सुलेमानी अंग्रेज़ी में टेम्पल माउंट कहते हैं। ओके। ठीक है। कितनी आबादी है वो ग्लोबली अगर यहूदियों को देखें? यहूदियों की ग्लोबली आबादी आसपास 1 करोड़ से ज़्यादा है अभी। हाँ, लेकिन वो पावर सेंटर्स में है, जैसे जुकरबर्ग है या एलन मस्क है, ये सब टेक्नोलॉजी में ज्यूस कम्युनिटी से, ज्यूस ही हैं ये लोग। हाँ, इकोनॉमिकली बहुत रिच हैं, इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है, और इस वजह से टेक्निकली भी बहुत साउंड है। टेक्निकली भी है, और इस वजह से है कि इनको बहुत ज़्यादा मौका मिला जॉब करने का, खुशहाल रहने का। अभी का सिनेरियो है कि क्रिश्चियंस और यहूदी दोनों का अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है। देखिए, सच्चाई क्या है कि लड़ाई जो रही है ना पावर के लिए, इस्लाम में या ईसाइयत में रही है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने खुद को पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की, मुसलमानों ने भी कोशिश की है कि ये सुपर, जैसे रोमन एम्पायर के ज़माने में सुपर पावर, फिर बाज़नती नहीं आया, फिर मुसलमानों का एक दौर रहा 1000 साल का जो सुपर पावर बनकर रहे हैं, फिर ब्रिटिश एम्पायर ने पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश की। तो लड़ाई अभी भी इन्हीं दोनों के दरमियान में है। अब इनको मिडिल ईस्ट में अपना एक पावर सेंटर खड़ा करना था, ईसाई वर्ल्ड को, ब्रिटिश को, तो इनके लिए खुद से मुश्किल होता है। एशिया सब कॉन्टिनेंट पर आते हैं, तो अगर हम मिडिल ईस्ट देखें और साउथ ईस्ट एशिया देखें तो इस्लाम के मानने वाले ज़्यादा लोग हैं। उसमें पूरे एशिया में एकमात्र ये देश है, जैसे एशिया में रूस भी है तो वहाँ ईसाई हैं जी, रूस में ईसाई हैं, बहुत सारे और कई देश हैं जैसे, लेकिन सबसे पावरफुल जो देश है अगर यहूदियों का माना जाए तो पूरी दुनिया में वो इजराइल है। के पास एक ही एक देश है, इजराइल के पास, इजराइल मेजोरिटी वाला कोई देश है ही नहीं, जो है वो एक इजरायली। कितनी आबादी, चूंकि आपने लगातार इस पर काम किया, आबादी यहूदियों की जो आबादी इजराइल में है, देखिए शुरू में क्या हुआ कि 1900 तकरीबन 20-21 के बाद यहूदी आकर के बसना शुरू हुए। जब ओटोमन एम्पायर का खात्मा हो गया, ब्रिटिश एम्पायर ने कब्जा कर लिया फ़लस्तीन पर, तो ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया भर के यहूदियों से कहा कि तुम आकर के फ़लस्तीन में बसो। तो 1947 से पहले तकरीबन ये वहाँ पर 7% थे। उसके बाद नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फ़लस्तीन के सरजमीन को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। जो ये तस्वीर है, ये 1946 वाला जो है, ये ग्रीन जो है वो पूरा फ़लस्तीन है, और उजला वाला जो इजराइल है। इतने से मतलब 7% यहूदी यहाँ पर आकर के आबाद थे। इसको आप देख सकते हैं, ये भी तो इलाका उन्हीं का है। ये थोड़ा बहुत इक्का दुक्का होंगे, कुछ में कुछ वो क्रिश्चियन ईसाई होंगे। उसके बाद 1947 में यूनाइटेड नेशन ने, यूएन का ये प्लान है ना, तकसीम कर दिया कि 56% हिस्सा जो होगा इजराइल का होगा, बाकी ये फ़लस्तीन का होगा। अब उसके बाद 1948 में 67 के बीच, हाँ, ये 48 में एक जंग छिड़ गई है ना, और उन्होंने अच्छे खासे इलाके पर कब्जा कर लिया। फिर 1967 में जंग हुई, तो 1967 की जंग में जो गज़ा पट्टी का मतलब वो एरिया था, और क्या बोलते हैं कि वेस्ट बैंक का एरिया, मशरक़ी यरूशलेम का एरिया, उस पर भी कब्जा कर लिया उन्होंने। और इस तरह के अब
और धीरे धीरे अभी अपने लोगों को बढ़ाते जा रहे हैं। अब सूरत हाल अभी क्या स्थिति है? अभी फिलिस्तीन में कहा जा रहा है कि 20 लाख मुसलमान हैं लगभग। नहीं, मुसलमान और इजराइल तो में हैं, लेकिन पावर इजराइल के हाथ में है। नहीं, वो मैं मुसलमान जनसंख्या खाएगा, समझ रहा हूँ, मैं उस पर आऊँगा। मैं समझना चाहूँ जेरूसलम में कितनी आबादी, इजराइल में यहूदियों की कितनी आबादी है? इजराइल में यहूदियों की आबादी तकरीबन अभी 70 लाख के आसपास है। और वहाँ अल्पसंख्यक हो गए हैं मुसलमान फिलिस्तीन के। और जो वहाँ जो रहने वाले मुसलमान थे ना, 1 करोड़ फलस्तीनी अभी माइग्रेटेड है, मतलब कुछ अमेरिका में, दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में वो रह रहे हैं, क्योंकि उनके घर को छीन लिया गया, उनकी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कम हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अच्छा, ये हम समझना चाह रहे हैं, इधर पिछले 50 सालों में अगर देखें, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबली, मतलब मॉडर्न एरा की बात करें, आज जो स्थिति है, ये जैसे हम लोग पूरा यासर अराफात का वो दौर देखते हैं, वो एक एस्टैब्लिश लीडरशिप थी। उसके बाद वहाँ फंडामेंटलिज्म बढ़ा, इधर नेतन्याहू आए, उधर हमास आया, उसके बाद एक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा है। देखिए, यासिर अरफात ने इजराइल के साथ एक माहिदा किया था जिसको ओस्लो एग्रीमेंट कहा जाता है 1993 में। उसमें यह था कि जो बचा खुचा फ़लस्तीन का एरिया है वो फ़लस्तीन का रहेगा, उनकी अपनी अथॉरिटी रहेगी, और इजराइल जहाँ तक है उतना ही पर काबू रहेगा। वो इसको इसमें अपने लोगों को बसाएगा नहीं, अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ। और यासिर अरफात ने कहा गया कि वो इजराइल को भी एक स्टेट मान लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इजराइल ने उस माहिदे की खिलाफ वर्जी की, उनको नहीं माना। वो लगातार विस्तार कर रहे हैं। अब चूंकि हमास से पहले अल-फतह थे, PIL जिसको बोलते हैं कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो पहले वो अपनी आज़ादी के लिए कोशिश करते थे, चूंकि अब उनके घर को छीना जा रहा, उनके लोगों को मारा जा रहा। अराफात उसके बड़े हिस्सा रहे वो ग्लोबली, भी आतंकवादी कहलाते, जिस तरह अभी हमास को कहा जा रहा है ना कि आतंकवादी है। मैं उस पर आऊँगा। मैं ये कह रहा हूँ, क्या इजराइल डेमोग्राफी का इजराइल ने फिलिस्तीन को चारों तरफ से बैरिकेड कर रखा है? आप निकलने का रास्ता एक ही। देखिए, 2 एरिया है फ़लस्तीन का। एक है गज़ा पट्टी का एरिया, जो उसका मुरब्बा किलोमीटर तकरीबन 250-300 के पूरा टोटल एरिया होता है, जो 40 किलोमीटर लंबा है, 10 किलोमीटर चौड़ा है गज़ा पट्टी का। तो गज़ा पट्टी के समंदर है, उसके बाद 2 तरफ उसके इजराइल है और एक तरफ मिस्र इजिप्ट है। तो गज़ा पट्टी पूरी तरह से बंद है। इजराइल ने अपनी काफ़ी लंबी चौड़ी वॉल खड़ी कर रखी है, थी 40 मीटर नीचे अंदर वॉल थी, 10 मीटर ऊंची वॉल थी, इतना उसका सेंसर लगा हुआ था, कोई चूटी वहाँ पर अगर पहुँचती थी तो इजराइल का टेक्नोलॉजी उसको देख लेता था। उसी वॉल को अभी हमास वालों ने तोड़ दिया, जिसकी वजह से इजराइल एक्सपोज हुआ। और जो वेस्ट बैंक का एरिया है, तो वेस्ट बैंक की सरहद एक तरफ जॉर्डन से मिली हुई है और फिर वो इजराइल के साथ ओपन है। अच्छा, अभी जो स्थिति है कि फिलिस्तीन की जो सत्ता है वो हमास के हाथ में है, हमास चला रहा है फिलिस्तीन। नहीं, फ़लस्तीन 2 हिस्सों में तकसीम है, एक वेस्ट बैंक का एरिया और एक गज़ा पट्टी का एरिया। तो जो गज़ा पट्टी का, अच्छा इसको मैं 2006 में फ़लस्तीन का जो एरिया था, जो वेस्ट बैंक का और गज़ा पट्टी का, इसमें इलेक्शन हुआ था। तो फ़लस्तीन का 2 ग्रुप इलेक्शन में उम्मीदवार था। एक का नाम है PIL जो पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट है, और दूसरे हमास जिसको अरबी में कहा जाता है हरकतुल मुकावमतुल इस्लामिया। तो इन दोनों में अवाम ने हमास को सपोर्ट किया, इनको वोट किया, इनकी सत्ता बन गई। मतलब गाजा पट्टी में हमास का सत्ता है और उधर भी वेस्ट बैंक में चुनी हुई सरकार है। हाँ, नहीं, वेस्ट बैंक में भी यही चुनी हुई सरकार थी। तो इजराइल ने इन दोनों को लड़ा दिया। तो महमूद अब्बास ने गज़ा पट्टी, फिलिस्तीन में भी आपस में टकराव है, दोनों को लड़ाया गया, PIL और हमास के बीच। जी, तो बीच में फिर दोनों एक हुए। तो वेस्ट बैंक में महमूद अब्बास की सरकार है और हमास की सरकार है गज़ा पट्टी में। अभी दोनों की क्या कंडीशन है? क्या दोनों एक साथ हैं या अलग? अभी दोनों अब एक साथ है। 4-5 साल दोनों में माहिदा हुआ, दोनों एक साथ हैं। लेकिन जो दुनिया है वो उनको मानती है कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सदर महमूद अब्बास को, लेकिन गज़ा पट्टी में जो सरकार है हमास की सरकार है। अभी जो स्थिति हुई है, ये इसमें क्या लगता है? बहुत तरह की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हमास का जो इन्फिल्ट्रेशन है, वो नेतन्याहू की चूँकि सत्ता पर पकड़ कम हो रही थी, अभी उनके खिलाफ 1 महीने तक प्रोटेस्ट चल रहा था, तेल अवीव में अभी प्रोटेस्ट हुआ। तो क्या ये किस तरह की कॉन्स्पिरेसी भी आपको लग रही है कि हमास का एक बहाना मिल गया इनको हमला करने का, क्योंकि ये चाहते थे कि गाज़ा पर हमारा कब्जा बढ़े? नहीं, देखिए, हमास ने पिछले 2 साल पहले का असल बदला लिया है। आपको याद होगा जून 2021 में हमास के हमले की आप सही मतलब वो कह रहे हैं कि हमास का हमला हुआ है? नहीं, हमास ने सारे लोग कहते हैं कि हमास के हमला एक बहाना है और ये चाहते थे कि इनको मौका चाहिए था गाज़ा पर हमला तो करते रहे वो। हमास, आपको याद होगा जून 2021 में मस्जिद अक्सा में नमाज के दौरान इजराइल की आर्मी ने हमला किया था, नमाज के दौरान मुसलमानों को शहीद किया। उसके बाद फिर 10 दिनों तक जंग भी चलती रही जून 2021 में। आपने उसको कवर किया होगा, सब चूँकि हाल का मामला है। तो उसी वक्त से लोग तैयारी कर रहे थे हमला करने की, इसलिए इन्होंने इस हमले का नाम रखा हमास वालों ने तूफ़ान अल अक्सा ऑपरेशन, या उसको
उसको अंग्रेजी में कहा गया अक्सा ऑपरेशन फ्लड। तो उस वक्त से तैयारी कर रहे थे। ये इजराइल इतना टेक्नोलॉजी अपने आप को साउंड कह रहा है, उसके पास इतने सारी इंटेलिजेंसी खुफिया विभाग है, रडार है, पता नहीं चल पाया। वो तो बिल्कुल इस जंग में या इस हमला में इजराइल की सीधे सीधे शिकस्त हुई है। पहला मौका, इससे पहले भी कई मरतबा जंग हुई तो इजराइल बाहर आकर के इन लोगों को मारता रहा है। इजराइल की सरहद में लोग कभी दाखिल नहीं हो पाए थे। ये पहला मौका है कि इजराइल की इतनी टेक्नोलॉजी वाली दीवार थी उसको लोगों ने तोड़ दिया, ग्लाइडर से चले गए, समंदर से चले गए, फिर ये बुलडोजर लगा कर उनकी दीवारों को तोड़ दिया और 40 किलोमीटर के एरिया पर इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया, जो नहीं कहता 1948 में। और 4-5 दिन लगे इजराइल की आर्मी को उसको वापस लेने में, और इजराइल ने अपनी कामयाबी के लिए फर्जी खबरों का सहारा लिया। तो ये जो इजराइल जो कह रहा है कि जो गाजा पट्टी में लगभग जो 20 लाख लोग रह रहे हैं वो वेस्ट बैंक की तरफ चले जाएं, इसका क्या मकसद है? ताकि नहीं, वो गजा वेस्ट बैंक की तरफ नहीं, इजराइल ने 2 ऑप्शन दिया था। एक कि सेनाई एक जगह है मिस्र में, गजा पट्टी से करीब है, तो इजराइल ने पहले कहा कि जो गजा पट्टी के लोग हैं उसको मिस्र भेज दिया जाए, तो मिस्र की सरकार ने भी इनकार किया, गजा पट्टी के फ़लस्तीनियों ने भी इनकार किया। उसके बाद उसने कहा कि जो नॉर्थ गजा है ये साउथ गजा में चले जाए। इजराइल को ये लग रहा है कि चूँकि इजराइल अपना दुश्मन हमास को मानता है, उसको लग रहा है कि फ़लस्तीनी में जो लड़ने की सलाहियत आई है वो एक परसेप्शन है आपकी से, वो एक चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई व्यवस्था है जो हमास चुनी हुई सरकार है, दुनिया उसका कतर में उसकी ऑफिस है, लोग उससे मुलाकात कर रहे हैं। अगर आप उसको दहशतगर्द कहेंगे तो फिर कतर में उसकी अपना व्यवस्था, उस देश के लोगों ने अफगानिस्तान ने तालिबान चुना है, बिल्कुल फिलिस्तीन के लोगों ने हमास चुना है, वो उनकी अपनी व्यवस्था है। अपनी देखिए, कोई भी किसी पर भी कोई मुल्क कब्जा करता है, उसको गुलाम बनाया जाता है, तो अपनी आज़ादी के लिए पहले एक संस्था बनाते हैं, उसके जरिए आज़ादी की जंग लड़ने की कोशिश करते हैं। फिर जब वो उनको कामयाबी मिल जाती है, हमास एक आतंकी संगठन है, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है। होता क्या है कि अमेरिका और वेस्ट की या एक साजिश क्या है कि इनको किसी पर हमला करना होता है, किसी को कमज़ोर करना होता है, तो उनको पहले दहशतगर्द बना देते हैं। अब तारीख उठाकर देखिए, सद्दाम हुसैन के बारे में, इराक के बारे में अमेरिका ने बनाया, उनके पास परमाणु बम है और फिर इराक पर हमला किया, और बाद में कहा गया कि कुछ भी नहीं है ना, गद्दाफी के साथ यही हुआ, मोहम्मद क़ज़ाफ़ी के साथ हुआ। 20 साल तक इन पर अफगानिस्तान पर हमला किया, उसको कमज़ोर किया, फिर वापस गए। अभी तो तालिबान को मान्यता मिल गई है। सोचिए, ये बात समझने वाली है, तालिबान को जिसको आतंकी प्रोपरेट किया जाता है, हमारे यहाँ मीडिया में कह दिया जाता है तालिबानी है ये, वो तालिबान अफगानिस्तान में सरकार चला रही है और बाकायदा भारत सरकार की मान्यता है, और पूरी दुनिया में उसके एम्बेसी है, भारत में फंड दिया था अभी। हाँ, तो पूरी दुनिया में तालिबान अब एक व्यवस्था है, तालिबान एक सरकार चल रही है चुनी हुई उस अपने देश में अफगानिस्तान में, और उसको पूरी दुनिया ने मान्यता दी है बाकायदा। तो हमास को लेकर ये था कि हम लोग को ये, जैसे एक होता है ना कि जैसे आप भारत के लिहाज से समझिए कि भारत में कोई नक्सलवादी है तो हम लोग उससे नफरत करते हैं, आतंकवादी टेरर ग्रुप है तो हम उससे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में एक डेमोक्रेसी है, चुनी हुई व्यवस्था है। नक्सलवाद चुनी हुई व्यवस्था नहीं है, आतंकवाद कोई चुनी हुई व्यवस्था नहीं है। तो ये हुआ आतंकवाद, नक्सलवाद अच्छा नहीं है, आतंकवाद अच्छा नहीं, ये बात मान सकते हैं, लेकिन जो शम्स बता रहे हैं कि हमास जो है वो एक चुनी हुई व्यवस्था है उस एरिया में, और चूंकि उसका कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल के साथ तो उसको, लेकिन मीडिया इंटरनेशनल ग्लोबली तो ये इस्टेब्लिश कर दिया इन्होंने कि एक टेरर ग्रुप है। देखिए, मीडिया मुझे भी दहशतगर्द बना सकती है, आपको भी दहशत कर सकती है, किसी को भी दहशतगर्द करार देने के लिए 2 पैमाना है। कभी लोग उसको भी नहीं मानते, लेकिन कम से कम यूनाइटेड नेशन, जिस पर सभी के इत्तेफाक है, सारे ममालिक उसके मेंबर है, तो अगर किसी को दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है तो यूनाइटेड नेशन उसके लिए करारदाद या रेजोल्यूशन पास करता है। तो यूनाइटेड नेशन से हमास को दहशतगर्द नहीं कहा गया। अमेरिका ने कई मरतबा रेजोल्यूशन कोशिश की, लेकिन सारे ममालिक एग्री नहीं हुए। हमारे मुल्क की मीडिया कह रही है हमारे मुल्क में उसी को दहशतगर्द माना जाएगा जो बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है, कि हमारा मुल्क उसको बैन ऑर्गेनाइजेशन मानता हो। वैसे तो आरएसएस को भी यूएस ने कई बार कह रखा है कि ये, जबकि यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशन नहीं है। जैसे आरएसएस को कई बार कनाडा में और अमेरिका में कहा गया कि ये बैन ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ इस बात पर मुहर लगती है कि कौन टेरर ग्रुप है, कौन चुनी हुई सरकार है, और कौन सी संस्था जो है वो मतलब बैन है। ये इंडिया की सरकार है, जैसे मान लीजिए इंडिया में लोग कह रहे हैं ना, तो जैसे अलकायदा है और भी दूसरी संस्था है, दाइश है, उसको इंडियन सरकार ने बैन कर रखा है। अब होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसका उसमें नाम शामिल है कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ करती है। हमास का नाम उसमें नहीं है। अच्छा, भारत सरकार के भी लिस्ट में हमास नहीं है।
अब खुद वज़ीर आज़म मोदी साहब ने टेरर को जो अटैक था उसको उन्होंने टेरर अटैक कहा। कहा कि हम एक सोवरेन एक स्वायत्त फिलिस्तीन के पक्ष में। 3-4 दिन बाद उनका बयान भी आया, क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, कि वो जो उनका पुराना मौक़िफ़ था कि एक आज़ाद हम रियासत चाहते हैं। कल भी मोदी साहब ने जो हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, लेकिन आप सामरिक दृष्टि से देखें महत्वपूर्ण है, पूरा मिडिल ईस्ट एक साथ है। अभी हम देख रहे हैं खबर, ईरान एक साथ है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, तुर्की है, सारे सीरिया है, ये सारे देश, रूस भी कह रहा है कि हमला ठीक नहीं है। उसके बाद भी क्या इजराइल से पार पा सकते हैं? युद्ध में जीता जा सकता है? देखिए, इजराइल के साथ दरअसल अमेरिका खड़ा है, बरतानिया आके खड़ा है, फ्रांस आके खड़ा है, और यूनाइटेड नेशन का जो एक सिस्टम है ना वेटो पावर का, 5 मुल्कों ने अपनी मुट्ठी में पूरी दुनिया को कर रखा है। तो इसके सामने ये लोग बेबस है, इनके ये हमला नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन सारे पड़ोसी मुल्क जो हैं वो तो उसके खिलाफ है। सीरिया पड़ोसी है, आपको बता दें तुर्की पड़ोसी है, एक तरफ ये लेबनान है। उसके बाद भी इजराइल, अगर इस तरह की इजराइल के ताकत का अंदाज़ा इस वजह से क्योंकि अमेरिका समर्थन कर रहा है। अगर अमेरिका न्यूट्रल रहे, वन साइडेड ना हो या सच का साथ दे, तो फिर उनके लिए बहुत आसान है इजराइल से जंग करना। लेकिन अगर आज भी अमेरिका का साथ मिलने के बावजूद भी सिर्फ हमास ने तने तनहा इजराइल को जो नुकसान पहुंचाया है, 100 साल इजराइल को लग जाएगा रिकवर करने में। अभी खबर है कि 30,000 से ज़्यादा सेटलर जो दुनिया भर से आए थे बसने के लिए, वो छोड़कर जा चुके हैं। तो इजराइल में हाँ, जो इजराइल में बसने के लिए आए थे वो छोड़कर जा चुके हैं कि हम यहाँ नहीं बसेंगे। जो जितने लोग हैं ना, उसमें से 1 लाख ही शायद ऐसे हो जो ओरिजिनल वहाँ के हो। बाकी जितने यहूदी या जूस हैं इजराइल में रहने वाले, वो सब बाहर के ला करके, दुनिया भर के सारे अमीर लोग वहाँ के बसते हैं, आकर के बसते हैं। तो सब लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि हमारी जान खतरे में है। इजराइल हमास एक रॉकेट दागता है, वो हेलीकॉप्टर से या जंगी जहाज़ से हमला करते हैं। तो एक रॉकेट को नाकाम बनाने में इजराइल का 40,000 50,000 डॉलर का खर्च आता है। उनका जो आयरन डोम जो उस पर उनका बजट आता है। तो इजराइल जितना भी तरक्की का दावा करे, उनका सिस्टम नाकाम है, उनमें खौफ है, सुकून नहीं है। अभी जर्मन के चांसलर की तस्वीर सामने आई है कि एक रॉकेट दागा गया तो वो जहाज़ उतर करके सब रनवे पर सो गए हैं, रेंग रहे हैं, लेट रहे हैं। तो पूरे इजराइल में खौफ है, दहशत है। हॉस्पिटल वाले हमले के पीछे क्या सच्चाई है? अभी तो जो खुद बाइडेन ने कह दिया, खैर उनकी तो क्रेडिबिलिटी खतरे में है कि ये हम पर इजराइल ने कोई पहला हमला नहीं किया है जिसकी वजह से कहा जाए कि वो ऐसा नहीं कर सकता। इंसानियत तो है नहीं। अभी तक जो हमले हुए उसमें 14 हॉस्पिटल पर ऑलरेडी इजराइल ने हमला कर रखा है। ये हमला भी हॉस्पिटल पर इजराइल ने किया था, लेकिन चूंकि इसमें एक साथ बहुत ज़्यादा हलाकत हो गई, बैक वक्त 500 फिर 1000 लोगों के मरने की खबर आती है, तो इजराइल को लगा कि कहीं एक बहाना ना मिल जाए। अभी तक हम मास पर चढ़े हुए थे, पूरी दुनिया उनका साथ दे रही थी, तब कहीं हम उल्टे पड़ जाएंगे। तो फिर उन्होंने पहले इकरार किया, फिर इनकार किया। कई लोगों का ट्वीट सामने आया है, खुद इजराइल की मीडिया का सामने आया है, खुद न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने पहले यही खबर चलाई कि इजराइल ने हमला किया हॉस्पिटल पर, फिर बाद में वापस लिया अपने बयान को। तो कहीं ना कहीं इजराइल बचने की कोशिश कर रहा है कि जो उसको साथ मिल रहा था, हमदर्दी मिल रही थी। अब हमदर्दी मिल रही थी कि पहले हमास ने हमला किया आप पर, तो आप जवाबी कार्रवाई कर रहे हो, अब आप अस्पताल पर हमला करके फंस गए। उसने अपनी पॉलिसी को चेंज किया बचने के लिए, और ये इजराइल की बुज़दिली है। अगर तुमने हमला किया तो तस्लीम करो। लेकिन ये सही है कि जो वो इलाका है पूरा, उसमें मुस्लिम समाज, मतलब इस्लाम मानने वाले हों, यहूदी हों या क्रिश्चियन, उनके शुरुआत से ही उनके जगह ठिकाना रहा है। बिल्कुल, शुरुआत से सबका है, जो है शुरुआत से सभी का है, तीनों का है। यहूदी वहाँ थे पहले, आज से 3000 साल पहले, और यहूदियों को जो भगाया पहले रोमन एम्पायर ने, फिर ईसाइयों ने भगाया। और लड़ाई हमेशा यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान रही है। आप हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना होगा। जब उनकी खिलाफत का ज़माना था तो उन्होंने जो बूढ़े थे, ज़ईफ़ थे, उनके लिए उन्होंने पेंशन जारी किया। अभी मिडिल ईस्ट की क्या, मलेशिया ने बहुत कड़ा स्टैंड लिया है, आप ही का मैं टूट दिया। अभी मिडिल ईस्ट की क्या स्थिति है, जो कम से कम मुस्लिम कंट्री है वो? मिडिल ईस्ट इस मरतबा बहुत सख्ती के साथ फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। इससे पहले जो पहले नहीं होता था। हाँ, इससे पहले जो कई मरतबा हो रहा था ना, तो सऊदी अरब का बहुत गोल मोल स्टैंड आता था, ईरान का खुल करके मिलता था, शाम को उतना खुल करके नहीं आता था, कतर का, मुत्तहिदा अरब इमारात का। लेकिन इस मरतबा बहुत क्लियर स्टैंड। आपको क्या लगता है अमेरिका की वजह से? अमेरिका कभी भी अपने यहाँ युद्ध नहीं लड़ता है। वियतनाम में उसने युद्ध लड़ा, इराक पर इराक पर हमला किया, लीबिया पर हमला किया, उसके बाद अफगानिस्तान पर हमला किया। आप वो अपने पड़ोसी क्यूबा पर भी हमला नहीं करता है, मैक्सिको से नहीं लड़ता है। क्या एक बार फिर से एशिया को बैटलफील्ड बना दिया गया है? बिल्कुल, अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका को असल क्या है, पैसा कमाना है। वो हथियार बनाता है, मुल्कों को लड़ाता है, अपने हथियार बेचता है, पैसा कमाता है। उसको ये चाहिए जंग लड़ाना है। और वो कनाडा के साथ कुछ उधर मतलब नहीं लड़ता है। एशिया को इसीलिए करके यहाँ आबादी ज़्यादा है, हथियार ज़्यादा बिकेगा, लोग आपस में और पावरफुल नहीं बन पाएंगे। क्योंकि आप
देखेंगे ना, तारीख उठा करके देखेंगे तो ज़्यादातर जो सुपर पावर या कंट्रोल दुनिया का किया है ना, ब्रिटिश एम्पायर ने किया, उससे पहले ओटमन थे, ओटमन का अलग एशिया में भी था, और फिर अमेरिका का स्टैंड हमेशा इजराइल के खिलाफ रहा है या अभी हुआ है? देखिए, जब इसराइल बना था तो सबसे पहले जिन दो मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया था उसमें अमेरिका के बाद रूस है। लेकिन अब रूस का स्टैंड बदला है। रूस का स्टैंड भी इसलिए बदला है कि मिडिल ईस्ट में सब अपना वो क्या बोलते हैं कि अपने पावर को ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। चूँकि अमेरिका ने जिस तरह कंट्रोल कर रखा है तो रूस का बहुत कमज़ोर हो गया। तो रूस भी चूँकि अब दौर में अमेरिका थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है, तो इसलिए रूस अब अरब के साथ दे रहा है, अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा है। वो आप कैसे देखते हैं, अगर आप चूँकि इस्लाम को समझ भी रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी पर आपका अध्ययन है, इस मसले ने पूरी दुनिया में ग्लोबली मुस्लिम समाज को एकजुट कर दिया है, चाहे वो दुनिया के किसी हिस्से में रह रहे हो, चाहे एशिया में हो, यूरोप में हो, अफ्रीका में हो, या अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में हो, या ऑस्ट्रेलिया में हो, सारे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम जो हैं वो एकजुट होते दिख रहे हैं। बिल्कुल। हम देखिए, फ़लस्तीन से दो तरह का मसला है। एक तो मस्जिद अक्सा से मजहबी लगाव, चूँकि इस्लाम में 3 मस्जिद है जो सबसे मुक़द्दस है। पहले नंबर पर काबतुल्लाह बैतुल्लाह खाना काबा, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी जो मदीना में है, और तीसरे नंबर पर ये मस्जिद अक्सा है। तो एक तो मज़हब की वजह से दुनिया भर में कहीं भी कोई भी मुसलमान होगा उससे इससे लगाव है। दूसरा एक, आप जिनका घर था उनको बेघर आप कर रहे हैं, लोग अब मेहमान बन कर आ रहे हैं, आपको रहने के लिए जगह दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन को हमने तस्लीम कर लिया कि 56% आपको जगह दी गई, लेकिन अब जो 52% जगह बची थी, 54% जगह बची थी, आप उस पर भी कब्ज़ा कर रहे हैं, उनको बेघर कर रहे हैं, भगा रहे हैं। तो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मरतबा जो कुछ हुआ है, जिस तरह दुनिया में हंगामा बरपा है, तो मुझे लगता है कि फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत का दर्जा मिलना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा को तस्लीम करना चाहिए, और 1967 की जो सरहद है उसमें वापस जाना चाहिए। यानी फ़लस्तीन, इज़राइल को वेस्ट बैंक, यरूशलेम और गज़ा पट्टी से वापस हो जाना चाहिए, और दुनिया को चाहिए कि वो फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करे, दोनों मुल्क वहाँ पर रहें अपनी हैसियत से, यही होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, भारतीय मीडिया की भूमिका कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सारे लोग सिर्फ इजराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये लोग पॉइंट 0 पर नहीं जा रहे हैं? देखिए, भारतीय मीडिया के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये मोदी साहब ने एक ट्वीट कर दिया, तो उनको लगा कि वही हमको करना है, तो अब ये इज़राइल जा रहे हैं, गज़ा पट्टी नहीं जा रहे हैं, ये वहाँ नाटक कर रहे हैं, खुद अपनी जगह हसाई कर रहे हैं जो भारतीय मीडिया है। तो यहाँ भी वन साइडेड रिपोर्टिंग करते थे, वहाँ भी जाके वन साइडेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो नहीं दिखा रहे। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई कि वो इज़राइल की आर्मी मजाक उड़ाने करे कि भाई ज़रा सा सब्र करो, अपने इमोशन पर कंट्रोल कर रखो। तो भारतीय मीडिया का आलमी मीडिया में कभी मकाम नहीं बन सका है, और नहीं बनने की वजह यही घटिया हरकत है। आज भी किसी को कोई इंटरनेशनल खबर देखनी होती तो वो अल जज़ीरा देखता है, न्यूयॉर्क देखता है, CNN देखता है, या BBC पर भरोसा करता है, लेकिन भारतीय मीडिया पर नहीं, क्योंकि इन्होंने अपनी इमेज अभी तक वैसी नहीं बनाई है। फ़िलिस्तीन की ताकत को आप कितना आंकते हैं इजराइल के मुकाबले, जिसमें हमास इंक्लूड है, दोनों गाजा पट्टी और जो देखिए, इज़राइल के साथ ताकतवर ममालिक ठहरे, फ़लस्तीन के पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने तो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, पानी पीने के लिए जो पाइप दिया, उस पाइप का इस्तेमाल करके उन्होंने मिसाइल बना लिया। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, उन सरहदें बंद है कि वो एक सुई तक नहीं ला सकते हैं। तो बस ज़हानत का, और शायद अल्लाह ताला की उनको मदद मिल रही है कि किसी तरह इतना मुकाबला कर रहे हैं, रोज़ाना बमबारी कर रहे हैं, उनके लोगों को मारा जा रहा है, छुपने की जगह नहीं है उनके पास। अब देखिए, रोज़ाना 200-300 लोगों का कत्ल हो रहा है। वो नमाज जनाजा अदा करते हैं, आखिरी रसूमात में बमबारी हो जाती है। तो शायद वही कौम है जो अभी तक ज़िंदा है और कह रही है कि हम मुकाबला करने को तैयार हैं, वो झुकने को तैयार नहीं है। तो ये पूरी जानकारी थी, मैं समझना चाह रहा था, और शम्स जो हैं वो इस सब मामलों के जानकार हैं, उनकी लगातार स्पेशल रिपोर्टिंग होती है। भारतीय मीडिया में यही कमी है, वो सब मामले में डॉक्टर पर भी बोलेंगे, फ़िलिस्तीन पर भी बोलेंगे, इजराइल पर भी बोलेंगे। मेरी कोशिश होती है कि जिनकी जो एक्सपर्टीज़ है उनकी बातचीत आप तक पहुंचाई जाए। मैं फिर कह रहा हूं, भारत सरकार गृह मंत्रालय के लिस्ट में हमास जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में लिस्टेड नहीं है, यूनाइटेड नेशंस ने भी उसको टेरर नहीं कहा है। एक चुनी हुई व्यवस्था है वो फ़िलिस्तीन में, लेकिन उसके हमले को दुनिया भर के लोगों ने कहा कि चूँकि हमास ने इस बार पहले इनिशिएटिव लिया था, इसलिए उसके हिस्से में उसके सर पर गाज गिरा और इजराइल को सिंपैथी मिली। लेकिन जो अस्पताल वाला मामला है उसके बाद से इजराइल के प्रति जो है लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। खुद फ्रांस ने कहा है कि गलत हो रहा है, यूरोप पूरा कह रहा है, रूस को जो है वो साथ छोड़ चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एशिया में एक बड़ा उथल पुथल है। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये सब यूरोप में हुआ है। एशिया में अब तक इस तरह का कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ था, और इस फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है
है, अगर रूस के साथ चीन खड़ा हो जाए और वो दोनों फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा हो जाए तो मान लीजिए कि पूरा मिडिल ईस्ट जो मुस्लिम्स कंट्री हैं वो एक साथ दिख रहे हैं, सीरिया एक साथ दिख रहा है, सीरिया के साथ सीरिया है, जॉर्डन है, तुर्की है जो गेट है यूरोप का, और इस वजह से एक बड़ा युद्ध हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि जो भारत सरकार का स्टैंड है वो कह रहे हैं कि हम एक सोवरन फ़िलिस्तीन के पक्ष में हैं। तो ये पहला मौका है जब एशिया में कोई इस तरह का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनता हुआ दिख रहा है। फिलहाल इजराइल के साथ एशिया के जो देश हैं वो कोई साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका ज़रूर बाहर से आ रहा है, यूरोपियन कंट्री उसके साथ है, लेकिन एशिया का कोई भी मुल्क जो है वो इजराइल के साथ अभी खड़ा नहीं है पूरी तरह से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या एशिया में आकर अमेरिका युद्ध लड़ने की कोशिश कर रहा है, युद्ध कर रहा है। रूस ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि अमेरिका ये सब करवा रहा है, भड़का रहा है। क्या रूस और यूक्रेन का जो मामला फंसा हुआ है, चूँकि खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है यूरोप, तो क्या उसका बदला इजराइल के बहाने फ़िलिस्तीन से लिया जा रहा है? लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? हमारी कोशिश थी कि पूरी जानकारी दी जाए। शम्स ने साफ साफ कहा कि वो जगह ऐसा है धार्मिक रूप से जहाँ ईसाई, यहूदी और इस्लाम मानने वाले तीनों के लिए वो पवित्र स्थल रहा है। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।